हाय स्टूडेंट्स, देखिए तो आज के आपका पेपर का सॉल्यूशन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल फोर्स इन अ डीसी मोटर इज डिपेंड्स अपॉन। तो आप लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो BIL होता है, ठीक है। जहाँ पर L क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, I क्या होता है, करेंट होता है, और B क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। यानी आपका जो फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, करंट और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल फोर्स इन अ डीसी मोटर इज डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये तो ठीक होगा कि होगा ही होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आया नहीं, तो ये तो होगा नहीं। मटेरियल ऑफ कंडक्टर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। When the supply terminal of a DC shunt motor are interchanged। अच्छा ये बताइए, मैंने टॉर्क बताया था क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई इंटू आई ए होता है जहाँ पर आई ए आर्मेचर करंट होता है, फाई क्या होता है, फ्लक्स होता है। किसका होता है, फील्ड फ्लक्स होता है। क्लियर बात है। यानी टॉर्क आपका इस पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस पे, तो फ्लक्स और किस पे, फ्लक्स और आपके आर्मेचर करंट पे। तो वेन द सप्लाई टर्मिनल्स ऑफ डीसी शंट मोटर आर इंटरचेंज, जब आप सप्लाई टर्मिनल्स को चेंज कीजिएगा तो पहली बात आर्मेचर करंट रिवर्स हो जाएगा, फ्लक्स भी रिवर्स हो जाएगा। टॉर्क बराबर क्या होता है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। दोनों रिवर्स हो रहा है, ये भी माइनस ये भी माइनस, पहले प्लस था दोनों, तो अब दोनों माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि टॉर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे पहले बन रहा था वहीं टॉर्क बनेगा। जब वही टॉर्क बनेगा तो इसका स्पीड ऑफ रोटेशन भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो द मोटर विल स्टॉप, द मोटर विल बी रन एट द नॉर्मल स्पीड एट द सेम डायरेक्शन एज बिफोर। यानी जैसे पहले जिस डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहा था उसी डायरेक्शन में ऑपरेट करेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड देखिए क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैन बी रिवर्स। देखिए डीसी सीरीज मोटर के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को अगर हमको रिवर्स करना होगा तो डीसी सीरीज मोटर में क्या होता था, सीरीज में फील्ड वाइंडिंग, और ये हमारा सप्लाई होता था, ये हमारा आर्मेचर होता था। जब आप यहाँ से सप्लाई देते हैं तो सीरीज में आपका आर्मेचर के सीरीज में क्या होता था, फील्ड वाइंडिंग होता था। तो जब इसके स्पीड को हमको कंट्रोल करना होगा तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से एक रियोस्टेट की तरह हम लोग क्या करते, इसके फील्ड वाइंडिंग को डाइवर्ट कर देते थे और यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर देते थे। जिसके चलते क्या हो रहा था कि जो इसका कंट्रोलिंग था आसानी से हम लोग केवल फील्ड को चेंज करके कर सकते थे, है ना। चलिए देखिएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल्स। नहीं, सप्लाई टर्मिनल्स को आप अगर चेंज कीजिएगा तो आपका दोनों चेंज हो जाएगा, फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा और आर्मेचर में जाने वाला करेंट। तो हमको केवल एक को चेंज करना है ताकि उसका टॉर्क रिवर्स हो जाए। टॉर्क रिवर्स होगा तो उसका क्या हो जाएगा, रोटेशन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो रोटेशन को रिवर्स करने के लिए हमको टॉर्क को क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। तो टॉर्क को रिवर्स कैसे करेंगे, तो किसी एक को चेंज करके, या तो आर्मेचर करंट चेंज कर दो या तो फील्ड फ्लक्स चेंज कर दो, है ना। तो देखो क्या दे रहा है, बाय इंटरचेंजिंग द फील्ड टर्मिनल्स बाय इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल्स। सप्लाई टर्मिनल्स को याद रखना, चेंज करोगे तो दोनों चेंज हो जाएगा, फ्लक्स और आर्मेचर करंट। तो हमको केवल केवल क्या चेंज है, फील्ड को चेंज करेंगे, तो फील्ड को चेंज करेंगे बाय इंटरचेंजिंग द फील्ड टर्मिनल्स। ऑप्शन बी हो जाएगा, थर्ड का बी ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चार नंबर हो गया आप लोग का, नहीं थर्ड, चार नंबर देखिएगा। द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर इज, जो स्पीड होता है डीसी मोटर का वो किस पे डिपेंड करता है। तो आप जानते हैं ई ए बराबर क्या होता है, के एम फाई एम ओमेगा एम होता है। बताइए होता है या नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं क्या कि जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ बटा फ्लक्स हो रहा है। यानी बैक ईएमएफ और फ्लक्स हो रहा है ना, फील्ड फ्लक्स के प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड फ्लक्स। दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं आपके आर्मेचर ईएमएफ बैक ईएमएफ के डायरेक्टली, और जो आपका फ्लक्स है
क्या है तो देखिएगा, रिवर्स किसके है, तो फ्लक्स के रिवर्स है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ईएमएफ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर, द कंडीशन ऑफ रीजनरेटिंग ब्रेकिंग कैन बी अचीव्ड। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग का कंडीशन क्या होता है बताइएगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का क्या होता है, तो स्पीड हायर देन द नो लोड स्पीड। पहली बात कि अगर रोटर की स्पीड को हाई कर दें तो क्या होगा आपका, आर्मेचर ही करंट को डिलीवर करने लगेगा, है ना। जिस केस में क्या होगा कि आपका, अच्छा रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मैंने भी बताया था ये कि आप क्या कीजिए, डीसी मोटर के टर्मिनल्स को रिवर्स भी कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्या जो ये टर्मिनल ये वाला यहाँ से जुड़ जाता था और ये वाला इससे जुड़ जाता है। जिस कंडीशन में, एक कंडीशन में अगर मोटर आपका सप्लाई को क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, तो वहीं अब डिलीवर करने लगता था, तो उसी केस में आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग आ रहा था, है ना। तो पहला ऑप्शन तो सही है कि हायर स्पीड हायर देन द नो लोड स्पीड। और देखिए सेकंड क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग द एक्साइटेशन वाइल सप्लाई वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्या ये हो रहा है, हाँ ये भी ठीक है। लेकिन इंक्रीजिंग द आर्मेचर करंट ये नहीं हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया भी था कि आर्मेचर करंट को नहीं बढ़ाते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा, आइदर ए और बी। यानी इसमें याद रखिएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे तो क्या हमको कांस्टेंट रखना होगा, एक्साइटेशन को, ठीक है। और जब एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे तो स्पीड कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, उस केस में होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ द ब्रशलेस डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड। जो ब्रशलेस डीसी मोटर होता है उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका क्या है, वायरिंग द इनपुट करंट एंड वोल्टेज, वायरिंग द इनपुट वोल्टेज और करंट, हाँ ऑप्शन बी होगा। या तो आप क्या कीजिए, एक बार में अगर आप क्या कीजिए, वोल्टेज को इनपुट, जो आपके पास इनपुट वोल्टेज है उसको क्या कीजिए, यानी सप्लाई वोल्टेज को वैरी कीजिए, है ना। या फिर आप एक बार इनपुट करंट को बढ़ाइए घटाइए, देन आप क्या कर सकते हैं, स्पीड जो है कंट्रोल कर सकते हैं, किसके, ब्रशलेस डीसी मोटर के। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द सिंगल फेज मोटर द डेंसर इज यूज टू। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग डेंसर की जगह क्या होगा, कंडेंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, कंडेंसर। डेंसर का भी मतलब वही होता है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग है, कंडेंसर यहाँ पर होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपका क्या होता है, कंडेंसर किस लिए यूज करते हैं, स्प्लिट करने के लिए, फेज को स्प्लिट करने के लिए, है ना। स्प्लिट को क्या, फेज को क्या करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, इन कंपेरिजन टू रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर द परमानेंट कैपेसिटर मोटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर इज मोर एक्सपेंसिव। बिल्कुल बात सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, हैज़ बेटर स्टार्टिंग टॉर्क, हैज़ बेटर पावर फैक्टर, ये सभी सही बात है। देखिए क्या हो रहा है कि इन कंपेरिजन टू रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर द परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अब मैंने ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर समझ में आ रहा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो आपका कैपेसिटर कौन सा है, कैपेसिटर रन मोटर है। कौन सा है, कैपेसिटर रन मोटर को बोलते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर, याद आ रहा है सबको। तो रजिस्टेंस स्टार्ट के कंपेरिजन में आपका ये तीनों एडवांटेज होता है। पहले क्या होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है, हैज़ बेटर स्टार्टिंग टॉर्क भी होता है, और बेटर पावर फैक्टर होता है, क्योंकि आप इसमें कैपेसिटर यूज़ करते हैं, और कैपेसिटर यूज़ करने से पावर फैक्टर क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है। पावर फैक्टर इम्प्रूव होने से स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और मोर एक्सपेंसिव तो होगा ही। अलग से आप क्या कीजिएगा, कैपेसिटर लगाइएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या है कि इन सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर विद रजिस्टिव लोड एंड द फॉर अ फायरिंग एंगल अल्फा इच एसियर कंडक्शन एंड फ्री व्हीलिंग एक्शन टेक प्लेस रिस्पेक्टिवली। कितना के रेंज में आपका जो है सेमी कन्वर्टर है, रजिस्टिव लोड के केस में इसका फायरिंग एंगल और कंडक्शन जो होगा वो कितना एंगल के बीच लाई करेगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्री व्हीलिंग डायोड एट द आउटपुट ऑफ द कंडक्टर अलाउज। फ्री व्हीलिंग डायोड क्या करता है ये बताइए आप लोग। फ्री व्हीलिंग डायोड जो होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्टर के आउटपुट साइड में लगाते हैं, तो क्या करता है, पहली तो क्या करता है कि टर्न ऑफ एसियर एट द एंड ऑफ द हाफ साइकिल। बिल्कुल बात सही है। आपको याद हो रहा होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से एसियर लोड के क्रॉस लगा होता था,
कुछ ऐसा सर्किट आपका बनता था, है ना। यहाँ पर मान के चलिए कन्वर्टर कोई होता था यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड होता था। जैसे ही पॉजिटिव साइकिल के लिए आपका करंट इंटर कर रहा था तो ये तो ऑफ रहता था, ठीक है, ये SCR। और आपका जो आपका कन्वर्टर है वो ऑपरेट कर रहा था। लेकिन क्या हो रहा था इन केस कि जब आपका ये जब आपका ACR ऑन हो जा रहा था, फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जा रहा था, तो आपका क्या हो रहा था, ये कन्वर्टर ऑफ हो जा रहा था। याद आ रहा है सबको। तो क्या होता है, ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा, टर्न ऑफ ACR एंड एंड ऑफ द हाफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये देखिए, सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल लाइन कम्यूटेटेड AC टू DC कन्वर्टर ऑपरेट्स एज अ इन्वर्टर वेन। ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था आप लोग को, ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था जब मैं आपको सेल्फ कंट्रोल मोड पढ़ा रहा था। स्पीड कंट्रोल में सेल्फ कंट्रोल मोड पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पर दो आपका सर्किट यूज किया जाता है। अगर आप इन्वर्टर की बात करें, मैंने एक रेक्टिफायर सर्किट बताया था, एक इन्वर्टर सर्किट बताया था। तो इन्वर्टर के केस में मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना है, लोड साइड अगर कन्वर्टर लगा है तो क्या किसकी तरह काम करता है, एक तो इन्वर्टर की तरह काम करेगा, एक कन्वर्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इन्वर्टर के केस में कितना एंगल होता था, तो 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री होता था। याद आ रहा है ये केस। और जस्ट इसके अपोजिट किस में, रेक्टिफायर में होता था। क्या होता था, एक बार बोलिए, आप लोग खुद से बोलिए। रेक्टिफायर के केस में क्या होता था कि 0 लेस देन इक्वल अल्फ़ा लेस देन इक्वल 90 डिग्री होता था। याद आ रहा है सबको। ये केस मैंने बताया था, जाकर आप पीछे कॉपी देखिए, सेल्फ कंट्रोल मोड में मैंने ये बताया है, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AC टू DC सर्कुलेटिंग करंट डुअल कन्वर्टर आर AC to DC dual converter circulating current dual converter are operated with the flowing relationship between their triggering angles। तो ये बताइए, ये रिलेशन क्या होता था, तो याद आ रहा है सबको, α1 प्लस α2 होता था। α1 प्लस α2 बराबर कितना, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सर्कुलेटिंग करंट इंडक्टर इज रिक्वायर्ड इन डुअल कन्वर्टर टू, किस लिए किया जाता था, बताइए किस लिए ये किया जाता था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ये क्या किया जाता था, तो स्मूथ द वेव फॉर्म ऑफ द सर्कुलेटिंग करंट, ऑप्शन बी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन रिक्वायर्स। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन अगर हमको चाहिए तो क्या करना होगा 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए, तो ऑप्शन बी होगा, 2 फुल कन्वर्टर कनेक्टेड बैक टू बैक। जब हम लोग 2 फुल कन्वर्टर को बैक टू बैक कनेक्ट करते थे, तब हम लोग क्या करते थे, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन पा लेते थे, है ना। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन कहने का फर्स्ट से, जब मैंने कंट्रोल बता रहा था, वहाँ पे ड्राइव के कंट्रोल बात किया था, तो वहाँ पर चारों क्वाड्रेंट में ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना होगा कि 2 फुल कन्वर्टर कनेक्ट करना होगा। क्या, 2 फुल वेव कन्वर्टर को कनेक्ट करना होगा बैक टू बैक, मतलब एक कन्वर्टर के बाद एक। याद आ रहा है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ 3 फेज AC टू DC कन्वर्टर विच रिक्वायर्स द न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन। 3 फेज में देखिए, 3 फेज की अगर मैं बात करूं, 3 फेज की बात करूं AC टू DC कन्वर्टर में, तो न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन किस में मिलता था, तो आपका सी आंसर होगा। किस में मिलता था, 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर में आपको मिलता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इट इज़ नेसेसरी टू कीप द V/F रेशियो इज कांस्टेंट इन इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव में V/F रेशियो को कंट्रोल रखना क्यों आवश्यक होता था, ताकि हम लोग क्या कर सकते, रेटेड टॉर्क को कोई भी स्पीड पर हम लोग आसानी से प्राप्त कर सके, इसलिए V/F रेशियो को हम लोग कांस्टेंट रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन यूज ऑफ द AC ड्राइव। AC ड्राइव का यूज हम लोग क्यों करते हैं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। बिल्कुल बात सही है, सही है या गलत है, गलत है, क्योंकि DC मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर, ऑप्शन बी होगा आपका। क्या होगा, कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर में होगा, ठीक है, ग्रुप ड्राइव में नहीं होगा। इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ इन इंडस्ट्रीज में भी नहीं होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ द बेस स्पीड डीसी शंट मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग डीसी ड्राइव। क्या बोल रहा है कि बेस स्पीड जो होगा डीसी शंट मोटर का कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑफ डीसी ड्राइव का यूज करके, बाय रिड्यूसिंग द फील्ड करंट। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओमेगा एम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है। बात क्लियर हुआ। तो जब फ्लक्स के वैल्यू को कम करेंगे तभी तो इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, बाय रिड्यूसिंग द फील्ड करंट, क्योंकि फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, फील्ड फ्लक्स होता है। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एसियर चॉपर सर्किट सप्लायर पावर टू डीसी मोटर, व्हाट विल द नेचर ऑफ मोटर आर्मेचर करंट। तो ये आपका होता है ऑप्शन बी होता है, ऑप्शन बी होता है एक्सपोनेंशियल राइज एंड डिकेइंग होता है, एक्सपोनेंशियल राइज एंड डिकेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर टू बी कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग अ माइक्रो कंट्रोलर। तो ये सभी फैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। कौन कौन से फैक्टर, प्रोसेसिंग स्पीड रिक्वायर्ड, मेमोरी रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पिंस कितने कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा वो 1, 2 एंड 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का पेपर आप लोग का अच्छा गया होगा, है ना। एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, बट डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर सही से आप लोग रिवीजन किए होंगे तो ये भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है। होता है नया नया पेपर सिलेबस चेंज किया है तो एक दो क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम हुआ होगा, बाकी सब क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।